एक भाई का हमारे मैसेज आया है कि भैया क्या सुप्रीम कोर्ट का न्यू ऑर्डर इस वैकेंसी में फॉलो किया जाएगा जो ओबीसी एससी एसटी का जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन डिक्लाइन किया गया। भाई किस लिए डिक्लाइन किया गया ये बात अगर आपको पता होती तो मन में कोई भी डाउट नहीं आता। तो मैं बता दूं आपको कि कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, अगर वो जनरल की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं और अपनी कैटेगरी का बेनिफिट लेके फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वो जनरल कैटेगरी में नहीं जा सकते हैं। अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए तो मान लीजिए किसी भी वैकेंसीज में 100 सीट आती हैं तो 100 सीट में 40 सीट क्या होते हैं यूआर, जिसको अनरिजर्व बोलते हैं, उसमें कोई भी जा सकता है। 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 27%, एसटी के लिए 15% और एसटी के लिए 7% के करीब सीट होता है। अगर मान लीजिए उस वैकेंसी में एज क्राइटेरिया आपका 25 ईयर है जनरल के लिए, तो जनरल के लिए एज क्राइटेरिया 25 है। अगर मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, उसकी एज 25 के अंडर है, तो वो कितने सीट पे फाइट करेगा? उधर 40 सीट उधर और इधर 27, दोनों सीटों पे फाइट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ओबीसी का कैंडिडेट ऐसा है, और ये बात जो मैं कर रहा हूँ ओबीसी एससी एसटी तीनों पे लागू होती है, अगर मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट ऐसा है जिसकी एज 25 से ऊपर जा चुकी है, तो फिर वो 27 सीट पे ही फाइट करेगा, अपने 27% सीट पे ही फाइट करेगा। तो अगर मान लीजिए इस वैकेंसी में आप जनरल की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप जनरल में भी जा सकते हैं, साथ ही साथ अपने कैटेगरी में भी जा सकते हैं। और ये ना केवल एनसीएल पे, लगभग सभी एग्जाम पे फॉलो किया जाता है। और वो जो 40% सीट होती है अनरिजर्व होती है, वो कोई जनरल के लिए नहीं है, वो उसमें कोई भी जा सकता है, किसी कैटेगरी में जा सकता है। बस ये है कि वो जनरल की क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो और किसी भी प्रकार का बेनिफिट ना लिया हो अपने कैटेगरी का, तो वो जा सकता है।